अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान धमाकों से गूंज उठा और कोयटा, जाफराबाद और तुर्बत में यके बाद दीगरे धमाके हुए हैं। जबकि कोयटा शहर के स्पिनी रोड पर ज़ोरदार जो धमाका हुआ उसमें एक शख्स जाँ बाक हुआ है, जबकि ये बताया जा रहा है कि डेरा यार में कौमी शाहरा पर होटल के करीब दस्ती बम हमला जो है वो रिपोर्ट किया गया है, जिसमें 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जबकि तुर्बत में गुलाम नबी चौक पर धमाका और फायरिंग, एक शख्स ज़ख्मी हो चुका है। ये फ़ज़ा जो कायम हो चुकी है, दहशत गर्दी की एक बार फिर लहर दौड़ पड़ी है, जिसके तनाजुर में हमने देखा कि ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, स्पेसिफिकली कराची के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है कराची पुलिस चीफ की जानिब से, और मुल्क भर में भी जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो इस वक्त हरकत में आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज वजीर दाखिला साहब जो है वहाँ पर मौजूद थे इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर, और इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग दी है। जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी करने पर बिल्कुल भी गौर नहीं दिया गया है। ये कहा गया है कि 8 फरवरी 2024 को ये इलेक्शन होंगे और उसकी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। जबकि हम ज़रा सियासी जमातों का भी तस्करा कर लेते हैं। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आज ये कहते नजर आए कि हमारा सर कट सकता है जो है वो, लेकिन दहशतगर्द यजीद के सामने झुक नहीं सकता। जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बनाए जाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया। जबकि यह भी कहा कि खुजदार के अंदर जो जलसे आम से खिताब कर रहे थे उसमें बताई बात आज के कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि हम बलूचिस्तान और वफाक के अंदर हुकूमतें बनाएं। वो कुव्वतें चाहती हैं कि मुझ समेत जो बलूचिस्तान का खून है उन्हें पता है कि मैं वजीर आजम बना तो उनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है यानी कि नून लीग, उसके कायद नवाज शरीफ जो है वो आज खूब गर्जे बरसे हैं और सारे तगड़े वार कर दिए हैं बानी पीटीआई पर। यह कहा कि नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। माजी में खैबर पख्तूनख्वा के सादा आवाम के जज्बात से खेला गया है। जबकि मरियम नवाज साहिबा भी खामोश न रही और सवात के जलसे में कहा कि बानी पीटीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाती हूं, और साथ साथ यह भी कहा कि जिन मौकिलों और जिन्नात के सर पर हुकूमत कर रहे थे, जो मौकिल और जिन भी उन्हें छोड़कर भाग चुके हैं। जबकि पीटीआई का शिकवा यही है कि अब केस की अपील में जाने का फैसला किया गया है, हाई कोर्ट की तरफ रुजू करने का फैसला कर रहे हैं। ये तमाम सिनेरियो एक तरफ है, लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, जिसके तनाजुर में पूरे मुल्क में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है 8 फरवरी को। और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर अगर बात की जाए तो स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं 6 फरवरी से 9 फरवरी तक। अब इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अनवर खुशी साहब। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं पहले सियासी मंजरनामे पर तबसरा करता, लेकिन सवाल ये है जो इस वक्त दहशतगर्दी की एक दफ़ा फिर लहर दौड़ पड़ी है, इस पर क्या कहेंगे? क्या खदशात जाहिर हो रहे हैं इससे? क्या इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ये कोई हिकमत अमली है बैरून मुल्क साजिशों के जरिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले ज़माने में हम देखते आए हैं कि जी ये जो हमारे दो सूबे हैं, सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनमें बड़ा आसान सॉफ्ट टारगेट है पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए। जो बैरूनी ताकतें हैं उनके लिए ये सॉफ्ट टारगेट बन रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, जिसके काउंटर करते हुए पाकिस्तानी अफवाज की हज़ारों के तादाद में कुर्बानियाँ हैं और इसका दफा किया है। और आहिस्ता आहिस्ता करके इस जगह पे पहुंच गए हैं कि अभी दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो हमारी मगरबी सरहदें हैं वहाँ से ये जो हमले होते थे काफ़ी कम हो गए। और क्योंकि हमारा जो असल दुश्मन है हमारी मशरकी सरहदों पे बैठा हुआ है और वहाँ से फुली कंट्रोल्ड है, तो वो फिर इस तरह के कि हमारे दोनों अपने मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक, उसमें से भी ख़ास तौर पर ईरान जो है, तो उसका इलाका इस्तेमाल करके तो बलूचिस्तान उसके लिए सॉफ्ट टारगेट साबित हो रहा था पहले। ठीक है। तो पाकिस्तानी अफवाज की जो इसमें कारकर्दगी है वो इंतहाई सराहाई जाए कि उन्होंने इस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। अब होता यह है कि जिस तरह से अभी हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि इलेक्शन के दिन बिल्कुल करीब आ रहे हैं, तो दुश्मन को ये मौका मिला है कि किसी न किसी तरह कुछ ऐसा तरीका किया जाए कि वो जो अंदरूनी हमारे जो लोग होते हैं, जिनको जो यानी कि बिके हुए होते हैं, जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं या सपोर्टर कहते हैं, उनके
जो सहूलतकार होते हैं जो, उनके जरिए ऐसी कार्रवाइयां की जाएं, और ताकि मुल्क के अंदर इस चीज को सबुरताज किया जाए कि किस तरह से ये जरूरी नहीं है कि उनका मकसद ये हो कि इलेक्शन पोस्टपोन होने हो, या बस इस तरह से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जाए और दुनिया में बदनामी की जाए कि ये कि मुल्क ये मुल्क अब सही समत में नहीं चल रहा। तो लिहाजा इसको अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होगी पूरी कि आइंदा से इस चीज पे बचा जाए। और दूसरा, इसको इसलिए किया जाता है कि एक पार्टी पे हमला करके, मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान, मगर हम चार बड़ी पार्टियों के नाम ले लें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और कराची की, और यहाँ की हद तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये नहीं चाहेंगे कि हम दूसरी पार्टी पे जाके इस तरह का हमला करें कि बम धमाका करें। बम धमाका, मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बम धमाका या इस किस्म के जो पिछले दिनों से हो रहे हैं। मेरा सवाल ये था, हरगिज ये नहीं कि किसी सियासी जमात के ये हथकंडे हैं, ओछे हथकंडे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो बैरूनी साजिशें हैं, ये यहाँ पर इस वक्त ये दहशत गर्दी की जो इस वक्त मामलात हैं वो करती नज़र आ रही हैं, ये ऐन उस वक्त वाक़यात का बढ़ जाना, धमाकों का बढ़ जाना जब इलेक्शन सर पर हैं, ये तासुर क्या जा रहा है? कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर हम ये देख रहे हैं कि कोई और मामला है ये? नहीं जी, इंटेलिजेंस फेलियर या इसकी होता ही हमेशा ऐसे ही होता है कि दुश्मन को वो वक्त चाहिए होता है। जैसे कि आपके हम मुस्लिम ममालिक में ईदें होती हैं, रमज़ान का महीना होता है, या ईद मिलादुल नबी, या इस किस्म के जो मुहर्रम के इज्तिमा होते हैं, उनको ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है कि जिसकी वजह से इंतशार मुल्क के अंदर फैले और लोगों के अंदर खौफ व हरास फैले। अगर आम दिन होते, इलेक्शन ना होता, आप यानी कि आज से कोई 6 महीने पहले या आने वाले 6 महीने बाद खुदा न खास्ता कोई ऐसा कहीं भी बम धमाका होता तो उसको नॉर्मल लिया जाता पूरे मुल्क में, और कई लोगों को इस चीज का पता भी नहीं चलता। मगर क्योंकि इलेक्शन करीब है तो फिर लोगों ने निकलना है और निकल के वोट डालना है, तो लोगों के अंदर ये खौफ फैलाना दुश्मन का ये एक तरीका है कि किस तरह से लोगों के अंदर खौफ फैलाया जाए कि किसी तरह या तो वोटर बाहर ना निकले, दो जगह पे दो चार लोग कहीं इकट्ठे ना हो। तो ये इसलिए किया जाता है और ये दुश्मन की चाल है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि फौज की मदद भी तलब की जाती है आम इंतखाबात के अंदर, 5 फरवरी से फौज ने फिर टेक ओवर कर लेना है तमाम मामलात को, चीज़ों को देखना है सिक्योरिटी के। अगर फौज इस वक्त इलाके, महल्ले और ज़िलों तक आ जाएगी और फिर पोलिंग बूथ्स और पोलिंग स्टेशंस के ऊपर सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सरअंजाम देगी, तो क्या सरहदों पर फिर वो वीक पॉइंट नहीं होगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि थ्रेट अलर्ट इतना बढ़ चुका है, खासतौर पर केपीके और बलूचिस्तान के अंदर ताने बाने मिलते हैं, कहीं अफगानिस्तान से तो कहीं ईरान से। ये मामलात 8 फरवरी को जो है वो और ज़्यादा गहरे तो होते नज़र नहीं आएंगे? मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा क्या हमें? नहीं जी, फौज के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती कि वो अपनी मेन जगह को छोड़ दे। तो वो जो उनके मेन जो फोकस है फौज का, जो मुल्क का दफा है, खास तौर पर मशरकी सरहदों पे और मगरबी सरहदों पे भी, उस किसी तरह भी उसके साथ किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये ओवर एंड अबव जो चीज होगी, क्योंकि फौज को कोई मिनट नहीं लगता। हमारी जो एयर फोर्स है माशाल्लाह, वो ऐसी है कि वो किसी भी ऐसी जारियत को होने से बहुत पहले वो उसको जान जाएंगे। हमारी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि यानी कि लबो लबाब ये कंक्लूजन इस बात की है कि हमारी सरहदों के ऊपर किसी किस्म का इसका कोई इफेक्ट नहीं होना अगर फौज को इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाए। मगर इसके साथ मैं दूसरी बात करता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत ही हमारी बदनसीबी है कि इलेक्शन एक ऐसा काम है जो कि जमहूरियत की को मज़ीद आगे तरक्की देने के लिए, जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए, और सिविल गवर्नमेंट, सिविल लोग, इनको यहाँ पे आर्मी को बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए।
हमारे मुल्क में अमन अमान के साथ मैक्सिमम पुलिस के चंद लोग आ जाएं तो वो ठीक है, मगर फौज को बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ऐसा माहौल। तो मैं नहीं मैं चाहता हूँ सब पर पूरे मुल्क के हर बंदे की भी यही ख्वाहिश होगी कि मुल्क के अंदर इतना अमन अमान हो कि आने वाले कोई भी इलेक्शन हो वहां पे हमें फौज को इस्तेमाल ना करना पड़े। ठीक है, ज़रा सियासी मंजरनामे पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारा सर कट सकता है मगर दहशतगर्द यजीद के सामने झुक नहीं सकता। पहले तो ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इस जुमले को किस पैराए में लेते हैं, ये जुमला आपको कैसा लग रहा है, किसको कह रहे हैं? ये जी आउट ऑफ द कंटेस्ट लफ्ज है यजीद यहाँ पे लगाना। वो वैसे ही उनके मुंह से जुबान, क्योंकि उनकी जुबान फिसल जाती है, कभी कभी उनकी कान पे टांग जाती हैं, तो वो उनकी जुबान फिसल गई होगी। यहाँ पे यजीद वाला कोई लफ्ज के जुड़ता नहीं है, तो वो दुश्मन कहना चाहते होंगे और वो उनके उनके मुंह से ये निकल गया, और ताकि ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए तो वो मजीद मशहूर हो, क्योंकि मशहूर होना चाहते हैं ज्यादातर। बाज लोग होते हैं टिकटॉकर होते हैं मशहूर होने के लिए, तो वो ऐसी दाएं बाएं वाली बातें, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, वो करते हैं जानबूझ के कि मैं मशहूर हो जाऊं। अच्छा ठीक है, लेकिन मरीम नवाज साहिबा भी और जो मियां नवाज शरीफ हैं वो ख़ास तौर पर आजकल मैं देख रहा हूं कि अपने जलसों के अंदर बानी पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और सारे जो इस वक्त तगड़े वार हैं वो इमरान खान के ऊपर किए जा रहे हैं। पुराना पाकिस्तान भी बिगाड़ दिया, तबाह कर दिया नया पाकिस्तान बनाने वालों ने। फिर वो मरीम साहिबा इस वक्त तो खुलकर बात कर रही हैं कि जिन जिन्नात पर और मौक्किलात पर जो है ये चला करते थे वो भी अब भाग चुके हैं, वो भी दूर हो चुके हैं। मतलब इस बार ऐसा लग रहा है कि बड़ा रिलैक्स होके बड़ा पुरसुकून अंदाज में इनको फील्ड मिली है खेलने के लिए, जब भी ताने बाने दिए जा रहे हैं, जो जुमले हैं तंज के निश्चर है वो बरसाए जा रहे हैं। जी, ये जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल लीडर जिनके पास कोई मंशूर नहीं होता, यानी कि लिखा हुआ बोलने के लिए तो होता है, मगर आने वाले जो 5 साल होते हैं उसमें करने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। तो मैं अपने कॉलेज के ज़माने से ये चीज़ें देखता आया हूँ। कॉलेज के अंदर भी जब इलेक्शन और ये होता था सिस्टम, हमारी जो तंजीमें थी कॉलेज के अंदर, तो उसके उस वक्त भी देखता आया हूँ। तो ये इनके पास करने को कुछ नहीं होता। आगे आने वाले दिनों में भी जैसे जो चल रहा होता है उसी में ही कुछ ना कुछ या तो नजली होती है या थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होती है, मगर वो बिल्कुल ही कोई तब्दीली आनी नहीं होती। तो ये अपने जो मुखालफीन है ना उनके ऊपर ये कीचड़ उछालते रहते हैं। मैं इन पॉलिटिकल लीडरों को इस चीज पे शर्म आनी चाहिए, सुखा वो किसी भी पार्टी के हों। इतना बड़ा आप लोगों का ओहदा होता है और आप इस किस्म की बातें करते हैं, तो किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये अवाम समझती है कौन चोर है और कौन शाद है, अवाम समझती है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। अवाम को सब पता है, अवाम अपने वोट के जरिए ये चीज बता देती है। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर हो तो वो अपने वोट के जरिए बताएगी। तो इनको जरूरत नहीं है किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की। दुनिया को भी पता है, पाकिस्तान के बाहर भी लोगों को पता है कौन सच्चा है पाकिस्तान के अंदर और कौन झूठा है, कौन किस तरह से चल रहा है। बड़े जो हमारे कंसर्न ममालिक हैं हमारे, और ख़ास तौर पे हमारे जो दोस्त हैं जो कि एक हमारे और तरह के दोस्त हैं जैसे सऊदी अरब, ईरान, इस किस्म के मुल्क हो गए, और कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जैसे यूएसए, रूस या इंडिया, वो चाइना हो गया। तो इन इन ममालिक को भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये लोगों को, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर जरा शऊर कम है, तालीम कम है, तो इनको लोगों को जो चीज चलती है, आप देखते हैं फिल्मों में, ड्रामों में, लोगों को जो चीज पसंद होती है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और जो लोग होते हैं वो ठीक उस है, किस्म की फिल्में और ड्रामे बनाते हैं ठीक जो है, लोगों में मकबूल हो। चलें तो चलें। ये लोगों के अंदर ये मकबूल होता है दूसरे को गाली देना और उनको बुरा भला कहना, तो वो ये तब इसलिए ये करते हैं। ठीक है, हमें अली रज़ा शाह भी ज्वाइन कर चुके हैं, तजियाकार हैं। अली, जानना ये चाहूँगा इस वक्त जो सिनेरियो बिल्ड हो चुका है और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी की जो एक लहर एक बार फिर दौड़ चुकी है, इसको किस तरह से देखते हैं? दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी आज धमाके हुए हैं 3 जगहों पर, और फिर उसके बाद इलेक्शन सर पर हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने वक्त दिया। देखें, आज जो दहशतगर्द धमाके हुए हैं और जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी गुज़श्ता चंद दिनों से, जैसा BLN ने भी हमला किया मार्च में और उसके बाद आज भी जो है वो धमाके हुए, तो इसी के तनाजुर में कल एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई
और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अगर हम इलामिया देखें और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इलामिया के बाद आज इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक इजलास हुआ है जिसमें तमाम मुतल्लिका इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे, जिसमें निगरान वज़ीर दाखिला थे और मुतल्लिका सूबों के चीफ सेक्रेटरीज जो उसमें शरीक थे। तो इन दोनों को मिला के हम देखें तो ये पैगाम दिया गया है कि हर तरह के हालात के बावजूद जो है वो इंतखाबात में को जो है वो 8 फरवरी को ही करवाया जाएगा। देखें, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इलामे में वाज़ेह तौर पर एक दहशतगर्दों को पैगाम दिया गया है कि हर तरह के हालात होंगे, उनका डट के मुकाबला किया जाएगा, काउंटर किया जाएगा और इंतखाबात को करवाया जाएगा। और साथ ये भी बताया गया है पॉलिटिकली अगर कोई इंतशार फैलाना चाहता है तो उसको भी अहमी हाथों से निपटा जाएगा। और आज का जो इजलास है इससे तो मजीद जो चीजें हैं, चूंकि आज प्रॉपर एक जो चैनल है जिस अदारे ने इंतखाबात के हवाले से फैसला करना है होने या नहीं होने, सिक्योरिटी के खदशात को देखना है, वो इस वक्त मुतल्लिका अदारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन से भी आज पैगाम चला गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हर सूरत होंगे। तो मेरे ख्याल से ये दहशतगर्दी जरूर है उन इलाकों में। अगर बहुत ज्यादा भी अगर इस पे मैं अपना गुजाती एनालिसिस आपको देना चाहूं तो ये है कि अगर बहुत ज्यादा भी कशीदा सूरत हुई तो उन चंद हलकों में इंतखाबात जरूर मुलतवी हो सकते हैं, अदरवाइज पूरे मुल्क में इंतखाबात को इस वक्त इस अच्छा अली, आपको सिचुएशन नजर आ रही है क्या? कुछ जिलों के अंदर, कुछ हलकों के अंदर इंतखाबात मुलतवी होने का कुछ इम्कान है क्या? जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त सूरत कशीदा है, मच वगैरह या केपीके के कुछ ऐसे इलाके हैं, तो वहां पर ये जरूर हो सकता है कि वहां पर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, जैसे कि वैसे भी हो जाता है। जैसे अभी रिसेंट कल एक जो है वो वहां पे असैसिनेशन हुई है एक उम्मीदवार की, तो वहां पर जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं केपीके में, बाजोड़ में। तो इसी तरह की अगर कहीं पे सूरत हुई तो वो चंद एक हलकों का इशू तो जरूर हो सकता है, वहां पे इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है। वो भी 11th आवर अगर नजर आ रहा हुआ कि नहीं जी अभी पॉसिबल ही नहीं है, बहुत क्रूशल सूरत है, तब वो हो सकता है। अदरवाइज पूरे मुल्क में ये जो तमाम चीजें हैं ये असरअंदाज नहीं हो सकती। ठीक है, ज़रा अनवर साहब इस पर भी आ जाइएगा। ये जो पीटीआई के साथ पिछले कुछ 2 दिनों में हुआ है, ख़ास तौर पे एक फ़ैसला आया तोशाखाना केस का और फिर उससे पहले एक दिन पहले फ़ैसला आया साइफर केस का, इन दोनों फैसलों को आप कैसे देखते हैं? जी, ये पहले से तयशुदा थे, ये 2 नहीं है बल्कि 4 हैं। अभी 1-2 फैसले शायद और आ जाएंगे 8 फरवरी से पहले पहले। तो वो ताकि इस किस्म के फैसले करना अदालतों को चाहिए कि वो थोड़ा बहुत वक्त को भी देखें। कहते तो हैं कि अदालतें जो होती हैं इन चीज़ों को नहीं देखती, मगर हमने माजी में देखते आए हैं कि अदालतों ने भी कुछ मुल्क के यानी कि मफाद के लिए, अपने कौम के मफाद के लिए कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि उनको आगे पीछे करना पड़ता है। मगर ये फैसले ऐसे वक्त पे देना और इलेक्शन से बिल्कुल फ़ौरन पहले देना, ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए है। अगर ये फैसले ऐसे न हों, कोई पता नहीं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर हैं वो किसी वक्त भी बाहर निकल आए और कोई भी ऐसा वाकया हो जाए जो अनहोना, जैसे कि 9 मई को हुआ था या और इस किस्म के वाकये उससे पहले भी और बाद में भी हुए हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इनको फैसलों को थोड़ा मौखर कर देना चाहिए था, इलेक्शन के बाद ये फैसले दे दिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर था। इमरान खान को नाइल करना था तो एक छोटा सा फैसला दे देना था कि उसको नाइल कर दिया। मगर वो जैसा कि हमने सुना है कि बानी तरीके इंसाफ जो है वो पहले से कह रहे थे कि ये फैसले ऑलरेडी हुए लंदन प्लान के तहत, और लंदन प्लान के तहत जैसे जैसे डेटें फिक्स हैं और जो जो सजाएं फिक्स हैं, शाह महमूद कुरैशी ने भी यही कहा था कि इतनी इतनी सजा होनी है, 12 साल सजा होनी है, और उसमें 12 साल की सजा, वो सारी सजाएं उन्होंने बताई हुई हैं पहले से। तो वही सजाएं चल रही हैं, उसी तरह हो रहा है जैसे कि पहले से है। तो ये एक स्क्रिप्ट के तहत सारा काम चल रहा है। ठीक है अली, ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये जो फैसला आया है ख़ास तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़, तो हमने ये देखा माजी के अंदर ऐसा ही फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ भी आया था और जो है वो इलेक्शन 2018 से चंद ही रोज़ पहले ये फैसला सुनाया दिया था। तो क्या ये वही स्क्रिप्ट है जिसके बारे में पीपल्स पार्टी कह रही थी कि मियां साहब उसी रूट पर, उसी रास्ते पर चलकर आ रहे हैं जिस पर खान साहब चल रहे थे?
बिलाल साहब देखें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट जो थोड़ा सा फर्क है ना। देखिए, ये स्क्रिप्ट खान साहब को तो किसी ने नहीं दिया था कि वो साइफर का जो कागज है, जो एक हसास डॉक्यूमेंट है, उसको पब्लिक में लहराएं। और उनके अपने जो एडीज हैं, जो आजम खान साहब हैं, जो जिनको वो केपीके से उठा के वजीर आजम हाउस में लाए थे, यानी कि इतने उनके लाडले वो ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने गवाही दी है, उनके खिलाफ जो सजा हुई है वो उनके बयान के मुताबिक हुई है। देखें, पहले तो हमें ग्राउंड देखनी है कि केसेस की ग्राउंड्स क्या हैं। तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये केसेस तो ये नवाज शरीफ साहब ने तो स्क्रिप्ट नहीं दिया ना इमरान खान साहब को कि आप ये काम कर दें, हाँ। या तोशा खाना से जो उन्होंने तहाइफ लिए हैं, जिस तरीके से लिए आउट ऑफ द वे जाके, वो भी तो नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया। इसमें फर्क है, थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जरूर कह सकते हैं आप कि उजरत में सजाएं दी गई हैं, केसेस जेन्युइन है, लेकिन जो सजाएं दी गई हैं वो उजरत में दी गई हैं। अब ये उजरत में क्यों दी गई हैं, इसका मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको उसमें शायद मायूसी फैलाई जाए, और दूसरा ये भी है कि उसको प्रोवोक किया जाए, इंस्टिगेट किया जाए कि वो फिर कोई कुछ जज्बाती होकर कोई ऐसा काम करे तो फिर वो लूज बॉल दे बैठे, जिस तरीके की 9 मई को इन्होंने दी है। तो ये जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन केसेस जो हैं वो तो बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, होगा उनका मुस्तकबिल क्या होगा, जब ये जाएंगे अदालतों में, अपीलों में जाएंगे तो रीट्रायल हो जाएगा, वहीं पे जहां से मामला, जहां से इन लोगों से हक के दिफा वापस लिया गया वहां से दोबारा शुरू हो जाएंगे, रीट्रायल जरूर हो जाएंगे, लेकिन केसेस जो है ये जेन्युइन है, इनमें सजाएं होनी ही होनी है। अब नवाज शरीफ साहब की तरफ चले जाएं तो उनके केसेस को अगर हम उनका एनालिसिस करें, पैनमा का हमने केस देखा, सुप्रीम कोर्ट में इतना लंबा चला, लेकिन उसमें एंड पे आके जो उनको सजा दी गई वो ये दी गई एक कामे की बुनियाद पर कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं दी तो आपको इसलिए सजा दी जाती है। तो स्क्रिप्ट तो यहाँ पे तब्दील, ये देखें, ये वाला जो स्क्रिप्ट है ना, ये वो स्क्रिप्ट नहीं है। इसमें सजाएं जरूर आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को सिस्टम से जो उन्होंने दुश्मनी मोल ली है उसकी वजह से हो रही है, लेकिन केसेस इनके जेन्युइन है। नवाज शरीफ साहब के केसेस तो साबित नहीं हो पाए थे जिनमें उनको सजाएं दी गई थी। ठीक है, जरा अनवर साहब, जरा स्क्रिप्ट वाली बात कर लेते हैं। स्क्रिप्ट आपको कुछ पुराना ही नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी भी इत्तेहादियों का साथ लिया जा रहा है। इत्तेहादी इमरान खान के साथ भी थे, वही जीडीए थी, वही तमाम इत्तेहादी मिलकर खड़े हुए थे, फिर उन्हीं इत्तेहादियों ने हुकूमत को गिराने में, अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के अंदर भी किरदार अदा किया। अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, तो ऐसा तो नहीं कि यही इत्तेहादी फिर मियाँ साहब की भी गवर्नमेंट गिराएंगे, जो कयास हराइयाँ होने के मियाँ साहब वजीर आज़म आने वाले हैं? जी, मुझे आपका सवाल सुनाई तो नहीं दिया, मगर अंदाजा हो गया कि आप क्या पूछ रहे थे। ऐसा है कि जैसे 2022 में ऐसे लोग थे कुछ जो दाएं बाजू से उठ के बाएं बाजू में चले गए और फिर बाएं बाजू से दाएं बाजू में चले गए। अब भी इनके पास ऐसे लोग होंगे, लाजमी रखे जाएंगे कि इत्तेहाद के बगैर ये गवर्नमेंट ना बन सके। और वो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितने भी सीटें मिलनी है वो इतनी नहीं होंगी कि वो सिंपल मेजॉरिटी से भी अपनी हुकूमत बना सकें। तो उनको वो लोग दिए जाएंगे जिन लोगों को बाद में किसी वक्त भी इधर उधर इस्तेमाल किया जाएगा। फिर वो लोग ऐसे आके अल्लाह कहेंगे जी हमें तो फोन कॉल आया ही नहीं था, कोई हमें कोई कॉल आती तो हम कोई अमल करते, तो हमें कॉल कोई नहीं आई। जैसे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के किसी एक एमएनए ने ये बात बोली थी कि हमें कॉल नहीं आई, लिहाजा इसलिए हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लिया। तो लिहाजा इस तरह से लोग रखे जाएंगे और ऐसी मखलूत हुकूमत बनेगी और जो बाद में हर वक्त तलवार लटकी रहेगी इनके ऊपर। और मैं नहीं समझता है कि ये आने वाली हुकूमत 5 साल पूरे कर सकती है। ठीक है अली, आपको लग रहा है कि अब जो हुकूमत आएगी वो इत्तेहादी हुकूमत अगर बनती है तो वो 5 साल पूरे कर सकेगी, या फिर यही जो तारीख के अंदर रहा है कि कोई भी वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर पाता, ये अलमिया है, ऐसा ही कुछ 2024 में भी होगा? देखिए बिलाल साहब, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है इस पे पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो ये है कि जो भी हुकूमत आएगी ये जरूर है कि वो इत्तेहादी होगी, हो सकता है, और लेकिन ये नहीं तय कि वो हुकूमत 5 साल पूरे करेगी नहीं करेगी। उसकी वजह है कि इस हुकूमत का जो कंट्रोल है ना, ये कहीं और होगा, और अच्छा। जिनके पास कंट्रोल होगा वो नहीं चाहते कि अब दोबारा जो है वो कोई हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो जिस नहज पर खड़ा है, जो हमारी सूरत-ए-हाल है, वो मुतहम्मिल ही नहीं है कि वो कोई भी अब हुकूमत आए और वो इसी तरह से वो टेन्योर पूरा ना कर सके, क्योंकि पॉलिसीज का जो तसलसल है वो बहुत जरूरी है।
तो मुझे ये लगता है कि जो भी हुकूमत आएगी, चाहे वो इत्तेहादी हो, सिंपल मेजोरिटी से बने, जैसे भी बने, वो 5 साल जरूर पूरे करेगी। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े अटैक कर रहे हैं पंजाब के अंदर, और अभी केपी के और फिर बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी एग्रेसिव जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। अली, आपको लगता है कि अगर कोई जो है वो मिसफायर होता है, या फिर इलेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ अगर कहीं ना कहीं कुछ पंजाब के अंदर या दूसरी जगहों पर कोई सेटबैक होता है, क्योंकि इत्तेहाद वो कहीं नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि फिर से ये धरने की सूरत तैयार कर जाएगी 2013 के अंदर जो खान साहब की सिचुएशन थी? बिलाल साहब देखिए, आप जो बिलावल साहब की सियासत है वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ इस वक्त उनका बयानिया थोड़ा बहुत मैच जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी की जो पहले दिन से सियासत रही है या जिस मंशूर पर पीपल्स पार्टी काम करती है, वो कभी भी एहतजाज की सियासत को प्रमोट करते हैं। ठीक है। और वो जो है वो जमहूरियत पसंद लोग हैं। वो इमरान खान साहब वाला जो रवैया है कि अगर मुझे हुकूमत नहीं मिली तो मैं लॉन्ग मार्च लेकर आ जाऊं, इस्लामाबाद या धरने लेकर आ जाऊं, तो वो नहीं होगा और वो ना करेंगे। ये पोजीशन है। और बिलावल साहब या आसफ अली जरदारी साहब को अगर हुकूमत ने, वैसे कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं, जरदारी साहब ने गुज़श्ता दिनों कहा है कि हम नहीं अली, आप शायद वो ट्रेन मार्च भूल गए बिलावल भुट्टो जरदारी का। धरने, सियासत, तमाम चीजें पूरी तरीके से जानते हैं वो। देखिए, एहतजाज दो तरह का होता है। देखिए, एक तो जमहूरी एहतजाज करते हैं ना, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके वापस चले जाते हैं। एक ये होता है कि आप 126 दिन जो है वो डी चौक में बैठे रहें और आप पूरे मुल्क का जो सिस्टम है उसको जैम कर दें। यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट का जो दौरा है उसको भी आप रोक दें। वो दो तरह का एहतजाज है ना। एक तो एहतजाज वो ठीक है, हर किसी का हक है, आए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और चले जाएं, अपनी आप दिखाएं कि आपसे कितने लोग जो है नाराज है हुकूमत को। वो तो एक ठीक है, वो समझ में आने वाली बात है, वो डेफिनेटली उन्होंने करना भी है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बिलावल साहब इस पोजीशन में होंगे कि वो एहतजाज करेंगे। मुझे तो वो कोई और सूरत लग रही है इंतखाबात के बाद। मुझे बिलावल साहब भी हुकूमत में जो है वो किसी अहम ओहदे पर लग रहे हैं। बिलावल साहब के वाला साहब भी किसी अहम ओहदे पर लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जी हाँ। अनवर साहब, आपको कौन कौन किस किस ओहदे पर नजर आ रहा है, जरा इस पर भी तबसरा कर लें। जी दोबारा बताइए, क्या कहा? मैंने पूछा कि कौन कौन आपको किस किस ओहदे पर नजर आ रहा है 8 फरवरी के बाद। जी 8 फरवरी के बाद पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, और हो सकता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, जैसे चौधरी साहब बने थे, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हो जाएं। क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर बनी भी तो उसका जो वज़ीर आला होगा वो कोई हो सकता है IPP से हो, साउथ से हो। और बाकी जो मेन ओहदे हैं तो वो पहले से मौजूद हैं आपके पास। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ और इस किस्म के लोग पहले से आपके पास मौजूद हैं। हो सकता है मरियम नवाज कोई ओहदा ना रखें और ना उनको कोई ओहदा देने की कोशिश की जाए, और लाने वाले उनको ये चाहें कि जी उनको कोई ओहदा ना मिले, ये भी हो सकता है। मगर जहां तक ये है कि अगर कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो बड़ी गड़बड़ होगी, जिस वक्त हुकूमत बनाने का वक्त आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अगर इतनी नशिस्तें आ गई किसी तरह से, जो कि मुमकिन नहीं लगता है, तो वो भी तहरीके इंसाफ के जो पुराने और जो इंडिपेंडेंट है उनको अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और अपोजिशन बड़ी अच्छी बनेगी। मगर मैं साथ एक और बात करता जाऊं, वो एक जुमला है कि तुम पियो तो ठीक है। अली, जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये ठीक है। बहरहाल जो है वो दोनों मौजूद मेहमान इस वक्त ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी साथ साथ ख़त्म हुआ है। आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी जो है वो सामने आ चुके हैं। अब बात सिर्फ ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन तो मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी आज फैसला सुना दिया है और इजलास के अंदर बात कर ली है, और ये वही बात है 8 फरवरी की जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। बहुत से ऐसे अनासिर हैं, बहुत सी ऐसी सियासी जमातें हैं, उनके लीडरान हैं, उन्होंने एक कोशिश की, खबरों को, ख्वाहिशात को खबरें बनाने की कोशिश की कि किसी तरह ये मुलतवी हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। अब देखना ये है कि कौन सी सियासी जमात जो है वो बरसर इख्तिदार आएगी। प्रोग्राम का खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।